Audio Jungle. नमस्कार, मैं डॉक्टर अरुण कुमार। मासूम आखिर मजबूर क्यों हुए, इस विषय पर आज की चर्चा। जब हम कभी रास्ते में गाड़ी की हवा पानी चेक करवाने के लिए किसी मैकेनिक की दुकान पर रुकते हैं, तभी वहां एक छोटा लड़का दिखाई देता है। हम आवाज लगाते हैं, ओए छोटू, जरा गाड़ी की हवा चेक करना। छोटू इसलिए क्योंकि नाम मालूम नहीं, और ऐसे बाल मजदूरों को छोटू नाम से ज्यादातर संबोधित किया जाता है। फिर आगे दुकान या ढाबा दिखता है, वहां रुकते हैं। तभी एक 12-13 वर्ष का लड़का आता है और कहता है, साहब जी क्या चाहिए? ऑर्डर दिया जाता है, छोटे चाय और समोसे ले आओ। शहर के चौराहे पर रेड सिग्नल आ जाता है, गाड़ी को ब्रेक लगती है। तभी एक 11 से 12 वर्ष की लड़की और इससे थोड़ा सा बड़ा लड़का हाथों में कुछ सामान लिए गाड़ी के नजदीक आकर कहता है, अंकल जी ये वाइपर तो ले लो। अच्छा है। लड़की कहती है, कार के अंदर लगाने के लिए एक झालर ले लो। जैसे ही बच्चों का सामान खरीदा, उसके चेहरे पर एक मुस्कुराती मुस्कान आ गई। उस बच्चों की मुस्कान कई सवाल छोड़ गई, जो रास्ते में विभिन्न जगहों पर मिलने वाले बच्चे का बचपन कहाँ है। ऐसी कौन सी मजबूरियां हैं जो इस बच्चों को इस तरह की मजदूरी करनी पड़ रही है। जाहिर है शौक से तो ये इन काम धंधों में लगे नहीं होंगे, कोई ना कोई मजबूरी जरूर रही होगी जो इन मजदूरी के रास्ते में चलना पड़ा। हर बच्चे को बचपन में आप बड़े होकर क्या बनोगे नामक प्रश्न से गुजरना पड़ता है, लेकिन बाल श्रम में लगे बच्चों को भी क्या किसी ने पूछा होगा कि आप बड़े होकर क्या बनना चाहते हो? शायद किसी ने नहीं। इनके संपर्क में आने वाले ज्यादातर लोगों ने यही सोचा होगा कि ये तो बच्चे होते ही श्रमिक का ठप्पा लगवा कर आएंगे। बाल श्रम करने वाले बच्चों में से हो सकता है किसी ने आपके पूछने पर कहा हो कि वह शिक्षक बनना चाहता है, या वह चिकित्सक बनना चाहता है, या फिर और भी कुछ। लेकिन प्रश्न यह है, क्या हमने कभी यह जानने की कोशिश की कि कितने बच्चे हैं जो आपने इस ख्वाबों को पूरा कर पाए? अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO के अनुसार दुनिया भर में 21 करोड़ से अधिक बच्चों से बाल मजदूरी करवाई जाती है। 71 देश ऐसे हैं जहां बच्चों को मजदूरी करने के लिए किसी न किसी रूप में मजबूर होना पड़ता है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ILO की एक नई रिपोर्ट फाइंडिंग्स ऑन द वर्स्ट फॉर्म ऑफ चाइल्ड लेबर ने 140 देशों में आकलन किया। रिपोर्ट बताती है कि ऐसी 130 चीजें होती है जिन्हें बनाने के लिए बच्चों से काम करवाया जाता है। ईंट तैयार करने से लेकर मोबाइल फोन के पुर्जे बनाने तक के कई काम बच्चों से लिए जाते हैं। 2001 के जनगणना के आंकड़ों के अनुसार भारत में 5 से 14 वर्ष की आयु में 1,26,66,377 बच्चे बाल श्रम में लगे हुए थे। सरकारी नीतियों और सामाजिक विकास के कार्यक्रमों के चलते इसमें काफी कमी आई, और यही आंकड़ा इसी आयु वर्ग में 2011 की जनगणना के अनुसार कम होकर 43,53,247 तक आ गए। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और गुजरात में बाल मजदूरी की दर अन्य राज्यों से अधिक है। एक सभ्य समाज में कोई माँ बाप नहीं चाहेगा कि उनकी बच्चे बीड़ी पटाखे, माचिस, ईंटें, जूते, कांच की चूड़ियां, ताले, इत्र और फुटबॉल कालीन आदि बनवाना के कार्यों को करे। शायद बहुत कम लोग ही जानते होंगे कि रेशम के तार खराब ना हो, इसलिए बच्चों के नन्ही हाथों से रेशमी वस्त्रों पर कढ़ाई करवाई जाती है। बाल श्रम एक ऐसा शोषण है जो बच्चों से उसके निर्दोष बचपन के अधिकार को लूटता है। गरीबी और बाल श्रम पर आपसी दुष्चक्र निरंतर चलता रहता है। गरीबी से बाल श्रम होता है और बाल श्रम गरीबी के स्तर को बनाए रखता है। दुनिया भर में हर 10 में से एक बच्चा बाल मजदूर है, जबकि 2000 के बाद
बाल श्रम में बच्चों की संख्या में 9 करोड़ के ऊपर की गिरावट आई है। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास ने 2025 तक बाल श्रम के सभी रूपों को समाप्त करने का लक्ष्य रखा है। देखना होगा कि इस दिशा में विश्व समुदाय कैसी मजबूती से आगे बढ़ता है। दुनिया भर में हर 10 बाल श्रमिकों में से 9 बच्चे अफ्रीका, एशिया और प्रशांत क्षेत्र में हैं। अफ्रीका में बाल श्रमिकों की सबसे ज्यादा अनुपात है। अफगानिस्तान के ईंट भट्टों में काम करने वाले लगभग आधे कर्मचारियों की आयु 14 वर्ष से कम है। इसी तरह इथियोपिया में लगभग 60% बच्चे काम करते हैं। बाल श्रम को दूर करने के लिए देश के भीतर बहुत से कठोर कानून और नीतियां भी बनाई गई है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 के अनुसार 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे के कारखाने, फैक्ट्रियां और खानों में जोखिम भरे कार्य करना अपराध है। बाल अधिनियम 1933, बाल रोजगार अधिनियम 1938, भारतीय कारखाना अधिनियम 1948, बागान श्रम अधिनियम 1951, खाद्य अधिनियम 1952, बाल श्रम गिरवीकरण अधिनियम तथा बाल श्रमिक प्रतिबंध नियमन अधिनियम 1986 आदि कानून और नीतियों पर मजदूरों की सेवाओं, कार्यदशाओं, कार्य के घंटे, मजदूरी दर आदि का नियमन करते हैं। बाल श्रम निषेध और विनियम अधिनियम 1986 के अनुसार बच्चे का मतलब है एक व्यक्ति जिसमें अपनी उम्र के 14 वर्ष पूरा न किए हो। यह अधिनियम के अनुसूची के भाग क और खा धारा 3 में शामिल 18 व्यवसाय और 65 प्रक्रियावादी उद्योगों में बच्चों की नियुक्ति को प्रतिबंधित करता है। संविधान में स्थापित अनुच्छेद 21 के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार कानून उनको 6 से 14 साल की उम्र तक का सरकार द्वारा कानून के जरिए निर्धारित रूप से निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का मौलिक अधिकार देता है। इसी तरह अनुच्छेद 24 के तहत 14 साल से कम उम्र के किसी भी बच्चे को किसी कारखाने या खदान या किसी अन्य खतरनाक रोजगार में नियोजित नहीं किया जाएगा। बाल श्रम एक ऐसा विषय है जिस पर संघीय और राज्य सरकारें दोनों कानून बना सकती है। नाम के लिए कानून जितनी मर्जी बना दिए जाएं, लेकिन जब तक धरातल पर इसे प्रभावशाली तरीके से लागू नहीं किया जा सकता, तब तक बाल श्रम निषेध कानूनों की फेहरिस्त ही लंबी होगी। इन कानूनों के हाथ लंबे नहीं हो सकते। इसके साथ ही समाज को भी बच्चों के प्रति अपनी सोच बदलनी होगी। बच्चों को काम देने का आसान करने के बजाय उनके वयस्क अभिभावकों को रोजगार दिया जाना चाहिए। हम सबका दायित्व बनता है कि वह बचपन जिसमें बच्चा सपनों के पंखों से उड़ान भरना सीखता है, उससे इन पंखों को काट कर अपाहिज करने की बजाय खुला आसमान देने की जरूरत है। 12 जून को भले ही पूरा विश्व बाल श्रम दिवस मनाया जाता हो, लेकिन बाल श्रम दिवस मनाने से नहीं बच्चों को हथियार देने से रुकेगा। धन्यवाद। आपका अपना डॉक्टर अरुण कुमार। Kolkata Alordisa organized a socio-culture program at Jagat Mukherjee Park, Syam Bazar on 18th December 2020 with great fanfare. Many renowned artists and special children were performed their cultural performance very well. The main attraction of the program was the magic show by eminent magician Mr. Palas Karmakar. Many guests were present to grace the program. The founder secretary Mr. Amit Basu Roy Chaudhary with Pyali Basu Roy Chaudhary felicited all guests. The program was well conducted by Soma Roy.
তো মানে ফিউচারে কি প্ল্যান আছে? ফিউচারে ব্যাপারটা হচ্ছে এটা প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আমরা এই প্রোগ্রামটা করছি, যেহেতু প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে আমরা কোনো প্রোগ্রাম করতে পারিনি। যে অবস্থা চলছে তার মধ্যে দিয়ে আমরা কোনো প্রোগ্রাম করতে পারছিলাম না। তো আজকে এই বাচ্চাদেরকে পেয়েছি প্রতিবন্ধী দিবস উপলক্ষে, সেই কারণে এই প্রোগ্রামটা আমরা করতে পারছি। আর সামনের দিনে আমরা আমাদের একটা অনেক উদ্দেশ্য আছে, কতগুলো উদ্দেশ্য হচ্ছে আমরা স্ট্রিট বাচ্চাদেরকে পড়াশোনার ব্যবস্থাটা আমরা নেব এবং তার জন্য আমরা সার্ভে আমরা একটা করতে চলেছি। এই প্রতিটি পাড়ায় পাড়ায় রাস্তায় আমরা সার্ভে করব। যে স্ট্রিট বাচ্চারা তাদের নিজের নাম লিখতে পারে না তাদেরকে নাম লেখা অন্তত শেখানোর ব্যবস্থাটা করবে, যাতে নিজের নামটা সই করতে পারে। তা অনেক বাচ্চা আছে যারা স্ট্রিটে, যারা পড়াশুনো ঠিক মতন করে না বা একদমই করে না, তাদের সামর্থ্য নেই, এরকম বাচ্চা অনেক আছে। এই একটা পদক্ষেপ নিয়েছি। আর দ্বিতীয় কথা হচ্ছে একটা মিউজিক স্কুল, স্পেশাল চাইল্ডদের জন্য মিউজিক স্কুল করার ইচ্ছা আছে। এগুলো হচ্ছে সামনের কর্মসূচি। তো আমরা চাইব যে সবাই যদি আমার পাশে থাকে তো নিশ্চয়ই আমরা এই গ্রামে এগিয়ে যেতে পারবো। আমি সেটা মনে করি। আজ কলকাতা আলোর দিশা আজকে 2 বছর হলো। এই 2 বছরে মোটামুটি যে সমস্ত কাজকর্ম করেছি আপনারা নিশ্চয়ই সবাই জানেন যে কলকাতা আলোর দিশা কী কাজ করেছে। আমফানের মধ্যে, তারপরে এই লকডাউনের মধ্যে অনেক জায়গায় অনেক রকমভাবে আমরা কাজ করে থেকেছি। তা এইভাবে আমরা আস্তে আস্তে কর্মসূচি বাড়াচ্ছি, যাতে সামনের দিনে আমরা এই কলকাতা আলোর দিশাকে একটা পর্যায়ে পৌঁছে দিতে পারি। আমার নাম পলাশ কর্মকার। আচ্ছা, আপনি এই প্রফেশনালে কতদিন ধরে আছেন? 20 বছর। আজকে এখানে এসে আপনার কেমন লাগছে? এটি খুব ভালো লাগে। ব্যাপারটা হচ্ছে এদের জন্য কেউ শো করতে চায় না। আর অমিতদার সাথে আমার মানে আলাপ হচ্ছে ফেসবুক থেকে। এবার যখন জানতে পারলাম যে অমিত নিয়ে কাজ করে বাচ্চাদের নিয়ে, আমার ইচ্ছে হলো যে আমার জন্মদিনের দিনটা অন্তত এদের সাথে কাটে। ভালো। ঠিক আছে, সেই জন্য বললাম যে আমি আমার জন্মদিনের দিন যদি অনুষ্ঠান হয়ে থাকে তাহলে আমি সেদিকে শো করব এদের জন্য। কিন্তু এই বাচ্চাগুলোর আনন্দ পাবো। মাননীয় এদের জন্য মানে বাচ্চাদের জন্য গৌতম পরবর্তীকালে মহাশয়কে কোনো কিছু করার চিন্তা ভাবনা সুপর্বের আছে? সম্পাদক ওদের সাথে কথা বলেছি, আমাদের বাচ্চাদের প্রিয় একটা ম্যাজিক গৌতম শেখার ভোটারকে ওয়ার্কশপ করার আমার উত্তীয় ইচ্ছে করে আছে। সম্মান জ্ঞাপন করছেন কলকাতার আলোক দিশা নিতে পারে, সম্পাদক ঠিক আছে? শ্রীযুক্ত তাহলে হয়তো অমিত করতে পারে। কারণ পাতিবাড়ি। অনেক বাচ্চা আছে যাদের কিছু একটা আছে যেটা মানে চাইলে আমি এদের শেখাতে পারবো। আর আপনার জন্মদিনে হ্যাপি বার্থডে, অনেক শুভেচ্ছা রইল। এরপর নমস্কার, আমি সাইব্রত থেকে আলোকনা শিকদার বলছিলাম। আপনি এই প্রফেশনালে কত বছর আছেন? আমি 20-22 বছর হয়ে গেল আমি নিজে পার্সোনালি কাজ করছি এবং আমি সাংগঠনিকভাবে 17-18 বছর ধরে কাজ করছি। কিন্তু মানে অনেক দিন ধরেই এই কাজগুলোর মধ্যে রয়েছি। আজকে যে আলোর দিশাতে কলকাতা আলোর দিশার যে এই বিশেষভাবে সক্ষম বাচ্চাদেরকে নিয়ে যে প্রোগ্রামটা করছেন, এর সঙ্গে আমরা নিজেরাও পার্সোনালি সাহিত্য থেকে নানা রকমভাবে প্রোগ্রাম করেছি এর আগে। এবং আমরা বিভিন্ন রকমভাবে বিভিন্ন জায়গায় গিয়ে তাদেরকে পুরস্কৃত করানো, তাদেরকে এনকারেজ করানো, তাদেরকে কম্বল দেওয়া, শীতবস্ত্র দেওয়া, খাওয়া দাওয়া দেওয়া, এইভাবে বিভিন্ন রকমভাবে তাদেরকে দেওয়া হয়েছে। আমার নাম রূপা ব্যানার্জি, আমি আমার অধিকার থেকে এসেছি, এখানকার ভাইস প্রেসিডেন্ট আমি। আর আলোকনাদির হাত ধরেই আমার আলোর দিশার সাথে পরিচিতি এবং এত ভালো লাগছে। আমাদেরও নানান কাজ চলে, এরকম নানান জায়গায় গিয়ে আমরা
কোনো দুঃসময় গিয়ে দাঁড়াই তাদের পাশে। আর স্পেশাল চাইল্ডদের সাথেও কাজ করেছি, আমি নিজে একজন স্পেশাল চাইল্ডদের 3 বছর আমি পড়িয়েছিলাম। তো ওদের আবেগগুলো আমার কাছে এত পরিচিত, এত সৎ, ওরা ভালো লাগাতেও সৎ, অভালো লাগাতেও সৎ। খুব ভালো লাগে এদের যে কোনো কাজে যখন আমি ডাক পাই আমি দৌড়ে যাই, আমরা সমন্বয়েই চলি। नमस्कार। जिद्दी बच्चे को समझदार बनाने के लिए अपनाए ये तरीके। माँ बाप को अपने बच्चों की खुशियों के लिए कई तरह के छोटे बड़े त्याग करते रहते हैं, बच्चों की हर जिद पूरी करते हैं। ऐसे में बच्चे ज्यादा जिद्दी होते जाते हैं। ये जरूरी नहीं कि माता पिता बच्चों की हर जिद पूरी करें। कई बार जब बच्चे जिद ज्यादा करने लगते हैं तो माँ बाप उन्हें डांट कर और मार पीट कर उनकी जिद को खत्म करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ऐसा करना बहुत गलत है। ऐसे में बच्चे और भी ज्यादा बिगड़ जाते हैं। ऐसा करने से बच्चों के अंदर कुछ समय के लिए सुधार तो हो जाता है, लेकिन इसके कई नुकसान भी होते हैं जिसका पेरेंट्स ध्यान नहीं देते हैं। हाल ही में हुए एक अध्ययन में इस बात का पता चला है कि जो लोग बच्चों के साथ सख्ती से पेश आते हैं उन्हें बच्चे डिप्रेशन के शिकार भी हो जाते हैं। ऐसे बच्चों का मनोबल गिर जाता है, उन्हें किसी भी काम करने में डर लगता है। हम आपको कुछ ऐसे तरीके बताएंगे जिससे आप बच्चों को बिना मारे पीटे अनुशासन का पाठ पढ़ा सकते हैं। पहली बात, बच्चे की डिमांड पर ध्यान ना दें। अगर आपका बच्चा खाने के तुरंत बाद आपसे चॉकलेट की डिमांड करे तो आप ध्यान ना दें, नजरअंदाज कर दें। ऐसा करने से थोड़े देर बाद खुद वह इस बात को भूल जाएगा और सामान्य व्यवहार करने लगेगा। दूसरी बात, अगर बच्चा आपके गुस्से का मजाक बनाता है, अक्सर ऐसा होता है कि बच्चे आपके गुस्से का मजाक बनाते हैं और आपको परेशान करते हैं। ऐसे में आप पहले तो उसे नजरअंदाज करें, लेकिन अगर वो इसे लगातार करता रहे तो उसे चेतावनी दें। तीसरी बात, करें ये आसान उपाय। अगर आपका बच्चा किसी नए खिलौने के लिए जिद कर रहा है तो उसका पुराना खिलौना लेकर रख ले। ऐसे में वो नए खिलौने के बारे में भूल जाएगा। यह नियम हर उम्र के बच्चों पर लागू हो सकता है। मैं ललिता कुमारी, धन्यवाद। नमस्कार। आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रही हूँ जो मैंने पढ़ी थी और मुझे बहुत अच्छी लगी। लेखक लिखते हैं कि उनके पड़ोस में एक बुज़ुर्ग दंपत्ति रहते हैं, उम्र लगभग 70 और 75 साल की, कि वो जब भी उनके घर में कॉफ़ी पीने के लिए जाते हैं तो जो आंटी हैं वो हमेशा अंकल के पास आती हैं और कहती हैं कि प्लीज़ ये कॉफ़ी का डब्बा ज़रा मुझे खोल कर दे दीजिए। तो आंटी को ये करते देख एक दिन लेखक कहता है कि मैं उनके लिए एक मशीन ले आता हूँ जिस पर बॉटल लगा देने से ढक्कन अपने आप खुल जाता है, कि वो लाकर उन्होंने उस बुज़ुर्ग महिला को दी। और फिर मैं उनके घर फिर कॉफ़ी पीने गया, तब देखा कि फिर से आंटी अंकल के पास आती है और कहती है कि प्लीज़ ये कॉफ़ी की बोतल मुझे खोल कर दे दीजिए। तब लेखक कहता है कि मैं उनके पास जाकर कहता हूँ कि आंटी, मैंने आपको ये मशीन लाकर तो दी है, फिर क्यों आप अंकल को तकलीफ़ देते हो। तब उस बुज़ुर्ग महिला ने बहुत ही सुंदर जवाब दिया कि बेटा, ये बॉटल तो मैं भी खोल सकती हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे अंकल के पास इसे ले जाती हूँ और उनको ये एहसास दिलाती हूँ कि आज भी वो बहुत ताकतवर हैं और मुझे उनकी आवश्यकता है। उनके बिना मैं ये बॉटल नहीं खोल सकती। उस बुज़ुर्ग महिला की बात सुनकर लेखक कहते हैं कि मेरा मन द्रवित हो उठा और मन ही मन मैंने उनको नमन किया। जी हाँ बहनों और भाइयों,
इसे ही कहते हैं परिवार, जहाँ पति और पत्नी एक दूसरे को ये एहसास दिलाते हैं कि एक दूसरे के बिना उनका काम नहीं चल सकता। कहते हैं कि पत्तों सी होती है कई रिश्तों की उम्र, कभी सूखे तो कभी हरे, तो क्यों न हम जड़ों से रिश्ता निभाना सीखें। पेड़ बूढ़ा ही सही पर उसे आंगन में रहने दो, फल नहीं लेकिन छाया तो ज़रूर देगा। उसी तरह से जो हमारे बुज़ुर्ग हैं उन्हें हमें अपने घर में रहने देना है। सच कहूँ तो हम उन्हें क्या अपने घर में रहने देंगे, हम ही तो उनके साथ रहते हैं। भले ही आज वो कमा कर नहीं ला रहे हैं, घर में पैसा नहीं ला रहे हों, लेकिन संस्कारों की अनमोल धरोहर वो आपके बच्चे को देते हैं। और कहते भी हैं कि अगर बुज़ुर्गों के चप्पल घर के बाहर पड़े रहते हैं तो किसी की भी बुरी नज़र डालने की भी हिम्मत नहीं होती। इसलिए अपने बुज़ुर्गों का हम सम्मान करना सीखें, उन्हें मन से सम्मान दें और उनकी सेवा करें। नमस्कार। জানি না, সবকিছু আমাকে করে দিতে হবে কেন? এই ওষুধগুলো লিখে দিচ্ছি, ঠিকঠাক খাবে, নিজের যত্ন রাখবে, খেয়াল নেবে কিন্তু। আচ্ছা শোনো না, বলছি কি ওই তখন তুমি সুব্রতদের ফোন করলে না, তো পেলে না, তো পরে কি আবার ফোন করেছো নেমন্তন্ন করার জন্য? ওর মা আর বৌমা যেন অবশ্যই আসে। কেউ আসবে না। শোনো, তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে। তোমার দিদির বান্ধবী ওই সোহিনী ডাক্তার, ওকে দিয়ে কিচ্ছু হবে না। তুমি বরং বাবুকে বলো কোনো ভালো ডাক্তারের সঙ্গে যোগাযোগ করতে। বলছো কি? এসব কি হচ্ছে? আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না। আমার সন্তান অনাথ আশ্রমে মানুষ হবে? তুমি কি বলছো বুঝতে পারছো? এর মানে বোঝো কি? কন্ডিশন ভালো নেই, প্লাসেন্টাটা যে অবস্থায় রয়েছে ভীষণ রিস্ক। প্লাসেন্টাটা ক্রমশ যদি পজিশন চেঞ্জ করে তাহলে ভীষণ বিপদ, মাকে বাঁচানো যাবে না। মা আপনি বাঁচানো যাবে না মা। শোন বাবা, আমি বলছি কিচ্ছু হবে না। তিনবেলা ঠাকুরের পুজো করি, ঠাকুর আমাদের কোনো ক্ষতি হতে দেবেন না। ডাক্তারের কথা শুনিস না, ওরা ওরকম বলে।